चलिए हम लोग आज टेस्ट सीरीज का सेकेंड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर इंडियन एंड बिहार पॉलिटी, 3 सेक्शन और 12 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित किया है, किंतु पिछले वर्षों में इस संदर्भ में अनेक नई प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, बट इन द पास्ट ईयर्स many new trends have emerged in this context. Explain with an example. तो क्वेश्चन नंबर 1, सेंटर स्टेट रिलेशन या केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर पूछा गया है। दो पार्ट देख रहे हैं प्रश्न के आप। फर्स्ट पार्ट है कि संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित किया है। हमें केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ी हुई जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी चर्चा करनी है। और सेकेंड पार्ट फिर है उसमें, किंतु पिछले कुछ वर्षों में इस संदर्भ में अनेक नई प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं। जो न्यू ट्रेंड्स या प्रवृत्तियां हैं उनकी चर्चा करनी है। और साथ में लिखा है कि उदाहरणों द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करें। तो फर्स्ट पार्ट, केंद्र राज्य संबंध और उनसे जुड़ी संवैधानिक व्यवस्था, मतलब जो ट्रेडिशनल पार्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़ा हुआ, हम उसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा संघात्मक शासन व्यवस्था या फेडरल सिस्टम की चर्चा करते हुए आंसर शुरू करें। भारत में संविधान के द्वारा हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया है, जिसमें 2 स्तरों पर शासन का संचालन होता है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर, और दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। हमने संविधान की जो शेड्यूल 7 है उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया है, और उसी को हम सेंटर स्टेट रिलेशन की संज्ञा देते हैं। तो संघात्मक शासन से आंसर शुरू करते हुए आपको केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर आना है। और फिर आपको चर्चा करनी है कि हमारे संविधान में 3 आधारों पर हमने केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया है। पहला, विधायी या लेजिस्लेटिव संबंध जो रिलेशन है। दूसरा, प्रशासनिक या एग्जीक्यूटिव रिलेशन। और तीसरा, वित्तीय या फाइनेंशियल रिलेशन। तीनों तरह के संबंधों की आपको चर्चा करनी है। सामान्य परिस्थितियों में विधायी, कार्यकारी और वित्तीय संबंध क्या हैं, फिर विशेष परिस्थितियों में विधायी, कार्यकारी और वित्तीय संबंध क्या हैं। हम देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़ी हुई संवैधानिक व्यवस्था
कि सामान्य परिस्थितियों में हमारा संविधान या शासन व्यवस्था संघात्मक शासन के रूप में है, जबकि विशेष परिस्थितियों में हम यूनिटरी सिस्टम या एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हो जाते हैं। तो आपको दोनों परिस्थितियों की चर्चा करनी है। सामान्य परिस्थिति में विधायी, कार्यकारी और वित्तीय संबंध जो कि ये बताएंगे कि हम संघात्मक शासन है, और फिर विशेष परिस्थिति में विधायी, कार्यकारी और वित्तीय संबंध जो कि ये बताएंगे कि हम एकात्मक शासन वाले देश हैं। तो ये जो प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है, केंद्र राज्य संबंधों की संवैधानिक व्यवस्था, विधायी संबंध, कार्यकारी संबंध, वित्तीय संबंध। अब विधायी संबंधों में जब आप आएंगे तो विधायी संबंध मतलब विधि निर्माण की शक्तियों का कैसे हमने बंटवारा किया है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में। संघ सूची की जो विषय हैं उन पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारों को कानून बनाना है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र के कानून प्रभावी होते हैं। विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बनाने लगती है। कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां हमारे संविधान में हैं, आपको उनकी चर्चा कर लेनी है। उसी तरीके से फिर कार्यकारी संबंध आपको दिखाने हैं कि कानूनों के क्रियान्वयन संबंधी शक्तियों का वितरण कैसे किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानूनों का क्रियान्वयन केंद्र सरकार को करना है, राज्य और समवर्ती सूची पर क्रियान्वयन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाना है। यहाँ विशेष परिस्थिति का मतलब होता है कि जब राज्य सरकारें कानूनों का क्रियान्वयन करें तो केंद्र सरकार उनको डायरेक्शन दे सकती है, बता सकती है कि कैसे क्रियान्वयन किया जाए। कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे संविधान में, आर्टिकल 256, 257, 355 वगैरह, जब केंद्र द्वारा राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। और उसी तरह से वित्तीय परिस्थितियों की चर्चा कर लें। सामान्य परिस्थिति में आय के स्रोतों का बंटवारा कैसे किया है हमने केंद्र और राज्यों के बीच में, फिर विशेष परिस्थितियों में कैसे इस बंटवारे को हम स्थगित कर सकते हैं या केंद्र को हमने ज्यादा मजबूत बनाया है राज्यों की तुलना में। तो फर्स्ट पार्ट होगा प्रश्न का, जहां हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोविजन है सेंटर स्टेट रिलेशन के, उनकी चर्चा करेंगे। और तब उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट है प्रश्न का, नई प्रवृत्तियां कि पिछले वर्षों में इस संदर्भ में अनेक नई प्रवृत्तियां उभर के आई हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो अब हमें वर्तमान समय में सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की स्थिति की चर्चा करनी है। अभी पिछले हम एक साल में ही देखेंगे तो बहुत सारे हमें महत्वपूर्ण चेंज देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी चर्चा। अगर उल्टा शुरू करें, सबसे रिसेंट आप देखें तो कृषि कानूनों को लेके देखिए कितना विवाद चल रहा है। राज्य सूची के विषयों पे केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, केंद्र और राज्य के बीच में टकराव का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। केंद्र सरकार ने, संसद ने जो 3 कृषि कानून पास किए हैं, कई सारी राज्य सरकारें उन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास कर रही हैं या उन कानूनों के विरुद्ध कानून बना रही हैं। राज्य विधानसभाओं के विशेष सत्र बुलाए जा रहे हैं। कृषि कानूनों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली आपने देखा कि कानूनों की संवैधानिकता पे अभी चर्चा नहीं की है, बस टेम्परेरी बेस पे उन कानूनों को अभी रोक दिया है और आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी बना दी है। तो कृषि कानून सबसे रिसेंट एक विवाद का मुद्दा है केंद्र राज्य संबंधों के बीच में। दूसरा आप देखिए तो वेस्ट बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ केंद्र सरकार के वाद विवाद पिछले कई सारे दिनों से बहुत विवाद का मुद्दा है। और वहीं से जुड़ा हुआ है रोल ऑफ गवर्नर या राज्यपाल की भूमिका।
रोल ऑफ गवर्नर या राज्यपाल की भूमिका तो आप देखिए, वेस्ट बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, केरल में हो, कई राज्यों में राज्यपालों की भूमिका भी इस दौरान काफी विवादास्पद हमें देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप। तो अब सेकेंड पार्ट में हमसे अपेक्षा की जा रही है आंसर में कि जो वर्तमान प्रवृत्तियां चल रही हैं, पिछले कुछ वर्षों लिखा है प्रश्न में, लेकिन रिसेंटली ही हमें कई सारे ऐसे इशू देखने को मिल रहे हैं, तो अब हमें उनकी चर्चा करनी है। राज्यपाल की भूमिका, कृषि कानून, तीसरा आप देखेंगे तो ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को लेके काफी विवाद हुआ। केंद्र सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाया, बंगाल सरकार ने उन्हें दिल्ली भेजने से मना कर दिया, तो काफी ज्यादा विवाद हुआ। चौथा आप देखेंगे जो कोरोना का पैंडेमिक का दौर रहा, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय, लेकिन फिर सारे कानून, सारे डायरेक्शन सब तय किए गए केंद्र सरकार के द्वारा। तो एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है इस दौरान कि राज्य सूची के भी विषयों पे केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, राज्यों से उन कानूनों के पालन की अपेक्षा की जा रही है, और ऐसे राज्य जहां विरोधी पार्टी की सरकारें हैं केंद्र सरकार की तुलना में, तो वहां केंद्र और राज्य के बीच में कई विवादास्पद स्थितियां बन गई हैं, टकराव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। हमारे संविधान में तो हम उम्मीद करते हैं कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम या सहयोगी संघवाद की, लेकिन वर्तमान समय में तो काफी ज्यादा विवाद की स्थितियां केंद्र और राज्य के बीच में। तो हमें इसकी चर्चा करनी है सेकेंड पार्ट में प्रश्न के, और लास्ट में थोड़ा सा आपको सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, इन सबकी चर्चा करते हुए अपना आंसर कंक्लूड करना है कि हमारे देश में हमने केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई सारे प्रयास भी किए हैं। 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास पुंछी आयोग और सरकारिया आयोग के रूप में हैं। इनकी सिफारिशों को अगर सरकारें खुले दिल से स्वीकार करें और लागू करें तो काफी हद तक केंद्र राज्य संबंधों को हम बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरीके से पहले प्रश्न का आपको आंसर लिखना है। सारे प्रश्नों में ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रश्न की डिमांड क्या है उसे समझना है, किस मात्रा में हमें ट्रेडिशनल बातें लिखनी है आंसर में, किस मात्रा में हमें करंट इश्यूज लिखने हैं, कितने एग्जाम्पल कोट करने हैं। तो इनके बीच में एक सही तालमेल बिठाते हुए आंसर लिखा जाना है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक सक्रियतावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जहां से न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त करती है। Explain the difference between judicial review and judicial activism. What are the provisions in the Indian Constitution from which the judiciary gains the power of judicial review? तो दूसरा प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 टर्म पूछे गए हैं। एक, न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू, और दूसरा न्यायिक
सक्रियतावाद या जुडिशियल एक्टिविज्म, हमें दोनों के बीच का जो अंतर या डिफरेंस है वो स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन करना है, और साथ में ये भी बताना है कि संविधान के कौन कौन से प्रावधान हैं जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रश्न को दो पार्ट में डिवाइड कर लें। फर्स्ट पार्ट में हम जुडिशियल रिव्यू डिस्कस कर दें और उसी में दिखा दें कि संविधान के कौन कौन से प्रावधान हैं जो जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था कर रहे हैं, और फिर सेकेंड पार्ट में जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता क्या है उसकी चर्चा कर लें। और या जिस तरीके से प्रश्न है उस तरीके से भी करें कि फर्स्ट पार्ट में पहले हम जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म को डिस्कस करके अंतर बता दें, और फिर सेकेंड पार्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए संविधान में कहाँ व्यवस्थाएं हैं उसकी चर्चा कर लें। तो तरीके दोनों हैं आपके पास, आंसर में ये बातें होनी चाहिए। अब वो आप कौन सी पहले कौन सी बाद में लिख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक समीक्षा, क्या मतलब है इसका, संविधान में इसके लिए कहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, आपको उसकी चर्चा करनी है। तो न्यायिक समीक्षा मतलब जब हम न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू मतलब जब न्यायपालिका के द्वारा सरकार के कार्यों की समीक्षा की जाए या रिव्यू किया जाए। सरकार मतलब लेजिस्लेटिव भी और एग्जीक्यूटिव भी। जब जुडिशियरी के द्वारा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के जो भी काम किए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज बन रही हैं, जो लॉ बनाए जा रहे हैं, जब उनके कामों को रिव्यू किया जाए, समीक्षा करके ये देखा जाए कि ये जो कानून है, नीतियां हैं, ये संविधान के मूल प्रावधानों और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार, उनका वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का एंड फंडामेंटल राइट्स, इन दो आधारों पर न्यायपालिका सरकार के कामों की समीक्षा करती है, फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 देखिए। संविधान के अनुच्छेद 13 में विधि या लॉ की डेफिनेशन दी गई है कि विधि क्या कही जाएगी। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, आर्टिकल 13 में लॉ या विधि की परिभाषा है, और उसी में ये प्रावधान किया गया है कि सरकार कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती जिससे जनता के मूल अधिकारों का हनन होता हो या उन्हें वायलेशन होता हो। न्यायपालिका इस आधार पर रिव्यू कर सकती है सरकार के कानूनों का कि वो कहीं फंडामेंटल राइट्स को छीन तो नहीं रहे हैं। तो आर्टिकल 13 उसका भी पार्ट 2 आप देखें जहां हमें न्यायिक समीक्षा का प्रावधान मिलता है। और फिर यहीं से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 32 टू 26 की, जब जनता अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकती है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है, जो खुद अपने आप में एक फंडामेंटल राइट से हमारे, अगर हमें लगता है कि किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपने अधिकार की रक्षा की मांग कर सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो भी कानून या गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उनको रिव्यू करके देखता है कि वो कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब यहां कि वो फंडामेंटल राइट्स का वास्तव में वायलेशन तो नहीं कर रहे। हर जगह आधार को लिंक किया जा रहा था, वो बैंक खाते हो, मोबाइल नंबर हो या गवर्नमेंट स्कीम्स हो, सब्सिडीज हो, जहां भी आधार को लेके हम कोर्ट गए, राइट टू प्रिवेसी की बात की सुप्रीम कोर्ट ने, और कई जगह सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था कर दी कि आधार जरूरी नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट स्कीम्स का हमें फायदा लेना है, सब्सिडीज लेनी है तो आधार चाहिए है। गवर्नमेंट ने अपनी उन स्कीम्स के फायदे के लिए वो एक कंडीशन लगाई है तो जायज है। लेकिन बैंक अकाउंट्स हो, मोबाइल नंबर हो, यहाँ आधार की बाध्यता, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये हमारी इच्छा है क्योंकि राइट टू प्राइवेसी है हमें आर्टिकल 21 के तहत। तो हमें जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी चर्चा करनी है, आर्टिकल 13(2) और उसी से जोड़ते हुए आर्टिकल 32 और 226। 226 में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। 226 में हम देखते हैं कि मूल अधिकार के अलावा जो अदर लीगल राइट्स हैं उनकी रक्षा के लिए भी हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो एक तो फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए जुडिशियल रिव्यू, और दूसरा देखेंगे तो 1973 में केशवानंद भारती मामले में, केशवानंद भारती केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया, संविधान का मूल ढांचा। कहा गया कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल ढांचे को चोट पहुंचती हो। न्यायपालिका इस आधार पर भी अब सरकार के कामों को रिव्यू कर सकती है या समीक्षा कर सकती है। तो ये जो पावर है बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा की, ये सुप्रीम कोर्ट को मिली 73 में। उसके पहले तक वो फंडामेंटल राइट्स के आधार पे रिव्यू करती थी सरकार के कामों की, लेकिन अब बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा के लिए भी अब सुप्रीम कोर्ट को ये राइट मिल गया। तो हमें इसकी चर्चा कर लेनी है। प्रश्न का जो पार्ट है कि संविधान के कौन से प्रावधान हैं जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति देते हैं। तो आर्टिकल 13 है, 32 है, 226 है, केशवानंद भारती है, इन सब की हम चर्चा कर लेंगे। और फिर यहीं से हम चाहें तो केशवानंद भारती मूल ढांचा, यहीं से हम न्यायिक सक्रियता वाला जो सेकंड पार्ट है प्रश्न का, जुडिशियल एक्टिविज्म का, उसको उठा सकते हैं। वास्तव में हमारे देश में आप देखेंगे तो जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता की संकल्पना वो इसी केशवानंद भारती मामले के बाद से ही शुरू हुई है। तो अब हमें डिस्कस करना है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो पहले हमें दिखाना है कि क्या होता है ये। न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, उसके लिए चाहें तो आप पहले ये दिखा दें कि सक्रियता क्या होती है और फिर न्यायिक सक्रियता क्या है। एक्टिविज्म या सक्रियता के दो मतलब हम निकालते हैं। एक मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या संस्था के जो निर्धारित कार्य हैं, जो फिक्स कुछ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रोल्स हैं, जब उनके अलावा कुछ अन्य कार्य किए जाते हैं, अदर वर्क जब करती है कोई संस्था, जो फिक्स ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रोल हैं, उनके अलावा कुछ अदर ड्यूटीज, अदर रोल जब पूरा करने की कोशिश की जाती है तो उसे एक्टिविज्म कहा जाता है। और दूसरा कि जो कुछ फिक्स वर्क हैं, निर्धारित कार्य हैं, जब उन्हीं को बेहतर ढंग से किया जाता है
एक राइट मैनर में ज़्यादा एफिशिएंटली हम अपने रोल्स को, अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं तो आजकल उसे भी एक्टिविज्म की संज्ञा दी जाती है। अपनी तय कामों को बेहतर ढंग से करना, चूंकि ज्यादातर लोग या ज्यादातर संस्थाएं अपने तय कामों और भूमिकाओं को ही बेहतर ढंग से नहीं करते हैं, स्पेशली आजकल। तो मान लीजिए 10 में से 8 आदमी अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से नहीं निभा रहे, उसमें 1-2 ऐसे आ गए हैं जो ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो हमारे मुंह से अचानक निकल जाता है कि अरे ये तो बड़ा एक्टिव है, जबकि वो केवल अपनी जो तय ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा कर रहा है। लेकिन हम कंपेयर जब दूसरे से करते हैं तो पाते हैं कि अरे ये तो बड़ा एक्टिव है, क्योंकि दूसरा नहीं कर रहा था। और एक्टिविज्म में दूसरा पक्ष ये है कि जो हमारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम उनके अलावा किसी दूसरे के करने लगे तो फिर उसे भी कह दिया जाता है एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म में ये दोनों बातें शामिल हैं, तो इसलिए विशेष रूप से हमें यहाँ एक्टिविज्म दिखाना जरूरी है, तभी जुडिशियल एक्टिविज्म को हम सही तरीके से शो कर पाएंगे। न्यायिक सक्रियता में इन दोनों बातों को शामिल किया गया है, जो काम है उनको बेहतर ढंग से करना और जो नहीं है वो भी करना। आजकल आप देखिए बहुत ज्यादा चर्चा में है जुडिशियल एक्टिविज्म, स्पेशली फिर जो कृषि कानून है, न्यायपालिका को बेसिकली उनकी संवैधानिकता की जांच करनी थी। कैसे केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, क्या केंद्र सरकार कोई अथॉरिटी है या नहीं है, उन कानूनों के जो प्रावधान है उनसे तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। न्यायपालिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। न्यायपालिका ने उन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर टेम्परेरी बेस पर रोक लगा दी। सरकार और किसानों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, विवाद सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। देखिए आप, वास्तव में ये न्यायपालिका का काम नहीं है। न्यायपालिका का काम है न्याय प्रदान करना। दो पक्षों के बीच में जब आपस में विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा करना। तो यहां न्यायपालिका क्या कर रही है? कौन से कानून का क्रियान्वयन हो, नहीं हो, कब हो, ये सब काम कर रही है। मतलब एग्जीक्यूटिव के काम कर रही है। जुडिशियरी तो एक्टिविज्म है ये कि अपने काम छोड़ के दूसरे के काम कर रहे हैं आप। लगभग 4 करोड़ मामले पेंडिंग है कोर्ट्स के ऊपर हमारे देश में। अपना काम तो आप कर नहीं रहे हो और दूसरे के कामों में आप टांग अड़ा रहे हो। तो एक तो ये है एक्टिविज्म, आजकल है, खूब चर्चा में है। और दूसरा जो काम है उन्हीं को बेहतर ढंग से करना, तो पीआईएल ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। न्यायिक सक्रियता के कॉन्सेप्ट की शुरुआत उसी केशवानंद भारती मामले से हुई, जब कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। संविधान का मूल ढांचा क्या है ये डिसाइड कोर्ट करेगा। संविधान में लिखी जिस भी बात को कोर्ट एक बार बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता देगा, उसमें पार्लियामेंट कोई चेंज नहीं कर सकती। कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं ये डिसाइड कोर्ट करेगा, और उसके बाद सरकार की, संसद की सारी शक्तियां वहां खत्म हो जाएंगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। मतलब कोर्ट ने अपनी पावर को कहें कि एक बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, लिमिटलेस पावर कर दी। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कोशिश की गई कोर्ट की पावर को कम करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। फाइनली उस तरह के प्रावधानों को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया कोर्ट ने, और कह दिया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति है संसद को, लेकिन सीमित शक्ति है। न्यायपालिका को समीक्षा का अधिकार है, तो संसद की सीमित शक्ति और न्यायिक समीक्षा ये दोनों भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता दिए गए।
तो न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि खुद न्यायपालिका ने अपनी मर्जी से कर ली मूल ढांचे के माध्यम से, तो ये सक्रियता। और फिर उसके बाद जब पीएन भगवती सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, पीआईएल का कॉन्सेप्ट लेके आए वो। पीआईएल मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका, इसके माध्यम से जो न्यायपालिका का मूल काम है न्याय प्रदान करना, वो ज्यादा बेहतर ढंग से संभव हो पाया। पहले जरूरतमंद लोग न्याय के लिए जा ही नहीं पाते थे क्योंकि सक्षम नहीं थे। अब पीआईएल के माध्यम से ऐसे लोगों को भी न्याय मिलना संभव हुआ जिन्हें पहले नहीं मिल पाता था। कहने का मतलब न्यायपालिका जो उसका मूल काम है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, अब पीआईएल के थ्रू उस काम को बेहतर ढंग से कर पा रही है। तो हमें इसकी चर्चा कर लेनी है, एग्जाम्पल कोट करने हैं। तो ये दो तरह के बस जो प्रश्न में कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं उन दोनों की हम यहां चर्चा कर लेंगे। लास्ट में कंक्लूड कर देंगे कि संविधान की रक्षा के लिए, जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक सक्रियता जरूरी है। लेकिन हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसको भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। न्यायिक सक्रियता के कई सारे खतरे होते हैं। सबसे बड़ा खतरा यही है कि आपस में टकराव होता है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में, और ये फिर एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए हम अच्छा नहीं मानते। तो आप इस तरह से कंक्लूड कर दें कि एक सीमा रेखा तो तय होना जरूरी है, सारे अंगों के बीच में बैलेंस जरूरी है, ना कि आपस के लड़ाई झगड़े और टकराव। 3 नंबर प्रश्न देखें। तीन नंबर प्रश्न है, क्या भारत का संविधान आज अपने मूल रूप से अत्यंत विस्तृत हो चुका है? यदि हां तो उचित उदाहरण दें। हैज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सपेंडेड फ्रॉम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म? इफ यस, गिव अ suitable example. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान, उसका मूल रूप क्या है? ओरिजिनल फॉर्म क्या है? और अब वो कैसे विस्तृत हो चुका है, उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ है? ये दो बातें जिन पे हमें आंसर में फोकस करना है। हमसे हमारी राय पूछी गई है कि क्या हम सहमत हैं इस बात से कि जो मूल रूप था उसका एक्सपेंशन हुआ है तो कैसे? तो लिखा है प्रश्न में कि यदि ये स्टेटमेंट सही है, यदि हां तो उचित उदाहरण दें। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो हमारा मूल संविधान था और जो अब तक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड वर्जन अब हमारे सामने है। शुरुआत जो हम करें आंसर की, तो सबसे पहले तो दिखाएं कि संविधान क्या है और क्यों जरूरत है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का अर्थ और आवश्यकता, थोड़ा सा हम इसकी चर्चा कर लें पहले। ऐसे नियमों सिद्धांतों का समूह जिससे किसी देश का शासन चलता है। कुछ हम रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट और गवर्नेंस सिस्टम को रन करने के लिए। उन्हीं के ग्रुप को हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं। संविधान की जरूरत इसीलिए होती है कि ताकि सरकारें मन की मर्जी ना करने लगें, लोगों के अधिकारों को ना छीनने लगें, अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करने लगें। तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का और अलिखित संविधान ब्रिटेन का कहलाता है। फ्रांस में क्रांति हुई, उसके बाद उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके बाद एक ट्रेडिशन सा चल गया कि जब भी कोई देश
इंडिपेंडेंट होता था वो सबसे पहले अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाता था, और वहीं से आ जाएं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में भी हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया। कैबिनेट कमीशन के माध्यम से जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 26 नवंबर 1949 को हमने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया अपने देश में। तो आप इसकी चर्चा कर लें। तो फर्स्ट पैरा, तो संविधान क्या और क्यों जरूरत, हम वो दिखा देंगे, और तब उसके बाद फिर संविधान का मूल रूप क्या था उसकी चर्चा कर लेंगे। दिखाएंगे कि हमारा संविधान कैसे बना। दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों, कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने स्टडी किया। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने स्टडी किया दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान को। जो 1935 का एक्ट था, भारत शासन अधिनियम, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, उसको बेस बनाया गया। करीब 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की गई, उनके जो बेहतर प्रावधान थे उनको हमने निकाला, सबको मर्ज किया आपस में, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनमें चेंज किया, रिवाइज किया, और तब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो हम थोड़ा सा इन बातों की चर्चा करें, मतलब मूल रूप क्या था हमें वो दिखाना होगा। और यहीं हम ये दिखा दें कि जो ये फाइनली हमने संविधान बनाया, दुनिया का ऑलरेडी सबसे बड़ा संविधान बनाया। तो उसमें कितने आर्टिकल, कितनी शेड्यूल, कितने पार्ट, इन सब बातों को हमें चर्चा कर लेना है, तो ये हो जाएगा। और तब उसके बाद आना है फिर उसमें कि अब उसमें कैसे एक्सपेंशन हुए, तब से लेके आज तक। तो आपको यह दिखाना है कि जो हमारा संविधान है ये एक जीवंत दस्तावेज है, एक ऐसा रिजिड, दृढ़ या कठोर डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो एक बार हमने बना लिया अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा एक डायनामिक डॉक्यूमेंट या जीवंत और गतिशील दस्तावेज है जिसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज की हमने पर्याप्त गुंजाइश छोड़ी, और उसके लिए आर्टिकल 368 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधनों की व्यवस्था की है। और फिर उसके बाद ये चर्चा करते हुए थोड़ा सा हमें दिखाना है कि प्रमुख संशोधनों के माध्यम से कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कंटिन्यूसली एक्सपेंड किया है, स्पेशली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस तरह के जो प्रमुख संविधानिक संशोधन हैं उनके द्वारा हमने कौन सी नई चीजों को अपने संविधान में इंट्रोड्यूस किया है उनकी चर्चा कर लेनी है। 42nd, 44, 73rd, 74, रिसेंटली आप देखें तो जीएसटी को लेके जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 101, कितने सारे नए प्रोविजन हमने जोड़ दिए उसके द्वारा। तो अब सेकेंड पार्ट में हमें इन चीजों की चर्चा करनी है। उसके अलावा और एक पार्ट आपको यहां दिखाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपेंशन में ही रोल ऑफ जुडिशरी या न्यायपालिका की भूमिका। न्यायपालिका जो संविधान की व्याख्या करती है उसका निर्वचन या इंटरप्रिटेशन करती है न्यायपालिका, उसने भी कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपेंशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, हमें उसकी भी चर्चा करनी है। यह
सबसे अच्छा उदाहरण देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21, जिसे हम सबसे डायनेमिक आर्टिकल मानते हैं, सबसे गतिशील अनुच्छेद मानते हैं अपने संविधान का। सुप्रीम कोर्ट आए दिन देखिए उसकी व्याख्याएं करता है और नए नए राइट्स को बताता है कि आर्टिकल 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार का ही पार्ट है। चाहे वो राइट टू प्रिवेसी हो, और चाहे रिसेंटली आप देखें तो स्वच्छ जल के अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये तो अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन